टुडे विल रिवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर है आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। आप देख सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस या फिर मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग, माइक्रोस्पोर्स जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं ना, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। उसी तरह सेम मेगास्पोर्स फीमेल गैमेट्स, जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन। तो ये आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई ने जो फर्स्ट बेसिक चैप्टर था वो डिलीट कर दिया था। वो अगर आप पढ़ते तो आपको पता चलता है 3 तरह के इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो जो हम पहले फॉर्मेशन होता है जैसे मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है, प्यूबर्टी का टाइम होता है, ओवम फॉर्मेशन होता है, मेंसेस, वो सारा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी प्रिपरेशंस होती है बॉडी के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरह की, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में आपका जो फ्यूजन ऑफ गैमेट जो आपने बताया था उस दिन, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फाइनली, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो उसके बाद एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, टिश्यू कैसे डेवलप हो रहा है, मतलब एक जैसे अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट कैसे बड़ा हुआ, कैसे डेवलप होगा, रेडिकल, प्लीम्यूल, मोनोकॉट एम्ब्रियो अलग है, डाइकॉट अलग है ना। और अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जैसे डिलीवरी के बाद जो बेबी है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका ब्रॉटअप, ग्रो अप, इस तरह से, तो जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एक और टर्म से बोलते हैं, आप 11th में पढ़ के आए हो, बट मुझे पता है 11th बहुत अच्छे से तो याद है नहीं फ्लावरिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, एंजियोस्पर्म्स, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म्स यानी कि सीड। ऐसे प्लांट्स जिनके सीड के ऊपर सीड कोट्स होते हैं, सीड कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो इनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि फ्लावर उसमें डेवलप होगा, बिकॉज उसमें सीड है, तो उसमें फ्रूट डेवलप होगा, फ्लावर डेवलप होगा, सब डेवलप होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एंजियोस्पर्म्स का हम पढ़ रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही आता है, जो आपके 11th में पहले हुआ करता था लेकिन डिलीट हो गया, ठीक है। नाउ मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर जिसको हम पोलन मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है, पीएमसी, पोलन मदर सेल। अब पोलन मदर सेल से ऑब्वियस सी बात है कि पोलन ग्रेन के अंदर से जो 2 मेल गैमेट डेवलप होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कंफ्यूजन क्या है कि क्या बनना है, लास्ट में क्या बन के आएगा, 2 मेल गैमेट्स। तो इसमें है कि 2 मेल गैमेट कैसे बने, और इसमें आपका क्या है कि फीमेल, ठीक है, जिसके अंदर आपके, अगर आपको एंटीकोडल्स याद है, सिनर्जिड्स है, हाँ, मेन है आपका इसमें पोलर न्यूक्लियाई और एक्स सेल, क्योंकि जो फ्यूज होगा वो क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई और एक्स सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई और एक्स सेल, इसका फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट में बताऊंगी मैं। जो पोलन ग्रेन्स होती हैं, पहले आपका एंथर का स्ट्रक्चर है, डायड स्ट्रक्चर इस तरह से है ना, और फिर इसको आपका किया गया इस तरह से टेट्राड फॉर्म में, ठीक है। ये आपका पूरा इसमें डाइथीका बोलते हैं, इसको डाइथीकस भी बोलते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो फिर इसको और डिटेल में तुम स्टडी करते हो तो उसमें क्या होता है, टेट्राड स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसके अंदर हमारी लेयर्स आ जाती हैं, अलग अलग लेयर्स, ठीक है। जिसमें आपके ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, 3 मार्क्स में डायग्राम भी पूछते हैं, इसके साथ साथ यूजुअली टेपिटम का फंक्शन पूछा जाता है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नरिशमेंट देना, जो ग्रोइंग हमारा मेल गैमेट्स है या ग्रोइंग हमारा ये माइक्रोस्पोर है, उसको नरिशमेंट देना, क्योंकि देखो बिना नरिशमेंट के, बिना एनर्जी के कोई भी चीज़ ग्रो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे टेपिटम वही काम करता है। आगे जाके जो पोलन ग्रेन है जब मैच्योर हो जाता है तो उसका डाइसेंस होता है, मतलब वो फिर रिलीज हो जाएगा आपका, है ना, और रिलीज होके वो पॉलिनेशन के लिए जाएगा, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन होता है उसमें आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आउटर लेयर होती है एक्साइन और इनर लेयर होती है इंटाइन। एक्साइन जो होता है वो आपका स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। अगेन बोर्ड क्वेश्चन, कि एक्साइन किससे बना होता है, कि हम उसको एज अ फॉसिल स्टोर कर सकते हैं, जो किसी भी दुनिया के केमिकल से डिग्रेड नहीं हो सकता। तो जब स्पोरोपोलेनिन डिग्रेड नहीं हो सकता तो जर्मिनेशन कैसे होगी, तो इसीलिए एक्साइन के एक पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जार्म पोर। तो ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ है कि नेम दैट पार्ट वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, तो वो होगा आपका जार्म पोर, जहाँ से जर्मिनेशन होता है। क्योंकि एक पार्ट होगा जैसे पोलन ट्यूब, मतलब जनरेट होगी और फिर वो आगे उसके लिए फर्टिलाइजेशन से जनरेट
ठीक है, आगे हम बात करें अगर इंटाइन की, तो इंटाइन सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना होता है। ठीक है, अब सेलुलोज आपका क्या है, कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट। पेक्टिन भी आपका कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड्स है ना, कॉम्प्लेक्स आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये अगेन एज अ फूड रिजर्व मटेरियल पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। आगे यही पोलन ग्रेन वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनाता है। जो आपके सीक्वेंस डायग्राम बने हुए हैं ना, इस तरह से लास्ट में पोलन ग्रेन डेवलप होकर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बना देगा। ठीक है, वेजिटेटिव सेल अगेन फूड रिजर्व मटेरियल, और जनरेटिव सेल फिर डेवलप करता है क्या, 2 मेल गैमेट्स डेवलप करता है। ठीक है, तो फाइनली मेल में आपके क्या है, 2 मेल गैमेट्स डेवलप, ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। अब अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो अगेन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट, यानी कि आपके पोलर न्यूक्लियस। तो इसमें आपका जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसका डायग्राम इसमें अगर याद है तो मैं न्यूसिलस। ठीक है, ये आपका मियोटिक मियोसिस याद है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसके थ्रू क्या होता है, पहले ये होता है 2 सेल स्ट्रक्चर, फिर हो जाएगा 4 सेल स्ट्रक्चर, देन ठीक है, कितने एंटीपोडल, कितने सिनर्जिड, कितने पोलर न्यूक्लियर याद है, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल और 2 पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, तो 3 एंटीपोडल्स हैं आपके, 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक क्या है, एक्सेल। ये याद रखना, ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, तो वो इसी में से पूछा जाता है। आपका जो स्ट्रक्चर है ना 2 सेल, और ये बोर्ड में 2 सेल 4 सेल, ये पूरा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, डायग्रामेटिकली पूछा गया था। हालांकि बोर्ड कभी डायग्राम ऐसे स्पेसिफाई नहीं करेगा तुमको कि ना एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, बस आपको ध्यान रखना होता है कि ज़्यादातर जहाँ भी पॉसिबल हो डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम बनाने से स्कोरिंग मतलब मार्किंग जो आपके मार्क्स होंगे अल्टीमेटली ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा इन द सेंस फुल मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से बात करें पोलर न्यूक्लियाई की और एक एक्सेल की, ये यहाँ पे मेल गैमेट्स होगा, ये आपका माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब प्री फर्टिलाइजेशन हो गया तो आप किस इवेंट पे जाएंगे हम लोग, गुड, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अब मैंने तुम्हें एक वर्ड बोला था डबल फर्टिलाइजेशन, यही कहा था। ठीक है, तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो मैं आपको फ्लो चार्ट से वापस से एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। 2 मेल गैमेट थे और फीमेल के अंदर क्या था, 1 एक्सेल और 2 पोलर न्यूक्लियर, यही था। तो पहला जो आपका फर्टिलाइजेशन होगा, पहला मेल गैमेट है, वो आपके नॉर्मल जो एग के साथ फ्यूजन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर हम उसको ओवम कह देते हैं, है ना, एक्सेल। तो वो आपका फ्यूज हो गया एक्सेल के साथ और इसने आपका बना लिया जाइगोट। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, हैप्लॉइड है कि डाइप्लॉइड है। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं, ये पहला फर्टिलाइजेशन हो गया सिन गैमेट। सिन का मतलब होता है फ्यूजन, गैमेट का मतलब गैमेट। अब अगर हम दूसरी बार फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो दूसरा मेल गैमेट था, ये भी आपका हैप्लॉइड है, ये आपके फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियर, गुड, पोलर न्यूक्लियर 2n, तो 2n + n क्या हो जाएगा, 3n। इसको हम बोलते क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3n है, ट्राइप्लॉइड है, तो इस फर्टिलाइजेशन का नाम क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये आपका सिनगेमी, ये आपका ट्रिपल फ्यूजन, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसलिए हम उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि बाकी किसी भी प्लांट में तुम्हें नहीं मिलेगा एंजियोस्पर्म्स के अलावा, डबल 2 बार फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम बात करें तो ये क्या करता है भाई, ये तो आगे एम्ब्रियो प्लांट डेवलप करेगा ना, ये क्या करेगा, वेरी गुड, मैंने आपको बताया था ये न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसके, ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। कुछ ज़्यादातर प्लांट में तो एंडोस्पर्म आपको नहीं दिखाई देता है क्योंकि ये इसके साथ फ्यूज हो जाता है, ये इसके बाद हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन काफ़ी सारे प्लांट्स में आपको अलग से दिखाई देगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोलते हैं उसको। और इसका आपका एग्जाम्पल होता है नारियल पानी,
ठीक है। नारियल पानी एक्चुअली एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि कौन सा लिक्विड है, प्योरेस्ट लिक्विड है इस अर्थ पे। इसलिए कोई भी कैसी भी बीमारी हो, कितना भी सीवियर इन्फेक्शन हो, नारियल पानी डॉक्टर बोलेगा कि आप पी सकते हैं। आपको जूस मना कर दिया जाएगा, सब कुछ मना कर देंगे, लेकिन नारियल पानी आपको मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। पक्का? ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन, मैंने डबल फर्टिलाइजेशन पहले इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड था। इसके बाद आपका पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, तो ये तो आप हमेशा से पढ़ते आए, लेकिन यहाँ पे आपके लिए नई चीज क्या है? पॉलिनेशन के टाइप्स। ठीक है, तो पॉलिनेशन में आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस तुमने पढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या कह देंगे? ऑटोगेमी। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या बोल देंगे? जीनोगैमी। जीनोगेमी। ठीक है, तो ऑटोगेमी में आपके क्या हो जाता है? सेम फ्लावर होता है ना, और ऑब्वियस सी बात है कि फ्लावर सेम है तो प्लांट भी सेम होगा। और इसमें दो कौन से टाइप थे? जेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। जेस्मोगेमी एंड, ठीक है, मैंने आप लोगों को हिंट दिया था, ये आपके बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जांपल है ऑक्सैलिस कॉमेलिना वायला। ठीक है, जेस्मो मतलब जिसके पेटल्स ओपन रहते हैं, ओपन फ्लावर। ठीक है, तो इसमें इजीली पॉलिनेशन हो जाता है। क्लिस्ट्रो जिसके पेटल्स क्लोज रहते हैं, पूरी तरह से नहीं, मतलब सिकुड़े हुए होंगे, है ना, तो इसलिए इसमें पॉलिनेशन क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट डिफरेंस क्या लिख दोगे कि इसमें ओपन रहते हैं, इसमें क्लोज रहते हैं, तो इसमें इजी पॉलिनेशन होता है, इसमें डिफिकल्ट टू पॉलिनेट हो जाता है। और लास्ट आपका एग्जाम्पल सर। ठीक है, अब अगर हम जीनोगेमी की बात करें तो इसके कितने टाइप्स थे? कौन कौन से टाइप थे इसके? डिप्टोगेमी एंड डिप्टेनोगेमी तो इसी का टाइप है, जीनोगेमी से अलग है। डिप्टेनोगेमी तो जीनोगेमी से अलग है ना। हाँ सॉरी यार, जीनोगेमी और इसको जीनोगेमी के लिए टाइप नहीं है, इसी के अंदर जिप्टोगेमी आता है। जीनोगेमी में क्या होता है ये बताओ, और जिप्टोगेमी में क्या होता है ये बताओ। ये दोनों आपके किसके टाइप्स हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, जिप्टोगेमी सेम प्लांट किसमें था? जिप्टोगेमी में। गुड, ये मैंने आपको उस दिन लिखवाया था, याद है? ऑपोजिट हो गया था। जिप्टोगेमी में क्या था? सेम प्लांट था, ठीक है, और इसमें क्या था? डिफरेंट प्लांट था। लेकिन एक और चीज थी जो सेम थी, वो क्या थी? इनकी स्पीशीज। गुड, ऑब्वियस सी बात है कि चाइना रोज धतूरा के साथ तो फ्यूज होगा नहीं, तो ये आप स्पेसिफाई कर देंगे कि इनकी स्पीशीज क्या होती है? सेम होती है। अब अगर हम बात करें कि पॉलिनेशन होता कैसे, तो ये आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं। विंड से, वाटर से, इंसेक्ट से, ह्यूमंस एंड एनिमल्स से। विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। एनीमो यानी विंड। ठीक है, अब हवा से अगर किसी प्लांट का पॉलिनेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हल्का होना चाहिए, पोलन ग्रेन, ठीक है, नॉन स्टिकी होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ताकि इजीली वो उड़ सके हवा के डायरेक्शन के साथ। तो ये आपके प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिनेशन के एजेंट्स का। ध्यान रखना, इस बार आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स है, तो बोर्ड प्रैक्टिकल्स में एक क्वेश्चन यूजुअली पॉलिनेशन का वो देते हैं, आइदर वो स्पॉट्स में देंगे, ठीक है, या फिर नॉर्मल उसमें। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। अब अगर हम इस वाटर की बात करें तो इसका क्या हो जाता है? हाइड्रोफिल, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अब जैसे कमल का फूल है, उस दिन हमने डिस्कस किया था ना। अब कमल का फूल तो आपके पानी के ऊपर होता है, तो उसमें कैसे होगी पॉलिनेशन? वाटर के थ्रू, पानी के ऊपर ही, इंसेक्ट्स के थ्रू, उससे हमने डिस्कस किया था ना। देखो, जो भाई पानी के लिए होना चाहिए कि वो पानी के अंदर होना चाहिए, ठीक है, जैसे वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिल है, लेकिन पानी के सरफेस के सतह के ऊपर अगर हैं तो उनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्वेटिक प्लांट है तो पानी से ही पॉलिनेशन होगा। ये एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ ले, है ना, कि लोटस में कैसे होता है, क्योंकि वो सरफेस, क्योंकि आपका डिवाइड होता है ना ऑन द सरफेस, मिड ऑफ द सरफेस एंड डीप इनसाइड द सरफेस, ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं, समझ गए। तो जो अंदर की तरफ है उसमें तो एक्वेटिक समझ आता है कि हाइड्रोफिली हो रहा है, लेकिन जो अब ये आपका पानी है तो उसके पानी के वाटर के लेवल इतना ऊपर है, उसमें तो इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है,
ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ोगे स्यूडोकोपलेट्स इकोलॉजी के अंदर। कितने इंसेक्ट ऐसे होते हैं पॉलिनेशन करवाते नहीं है लेकिन नेक्टर चुरा लेते हैं, ऐसा भी कर। ये वो होता है ना सिम्बायोटिक रिलेशन, म्यूचुअल। तो इंसेक्ट आया, उसने पॉलिनेट करवाया, बदले में इंसेक्ट को क्या मिल रहा है? नेक्टर मिल रहा है ना, शहद है ना, हनी बी को जैसे। इंसेक्ट पॉलिनेशन को आपको क्या कहते हैं? एंटेमोफिली। ठीक है, एंटेमोफिली जो प्लांट होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं? अट्रैक्टिव फ्लावर। सबसे पहला तो कि जो फ्लावर्स का कलर होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, खुशबू वाला होगा। देन नेक्टर होगा, क्योंकि इंसेक्ट करा क्यों रहा है, उसको भी तो कुछ चाहिए ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर नेक्टर होता है, तो नेक्टर कलेक्शन के लिए आता है और फिर बदले में वो पॉलिनेशन करवा देता है। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप चलता है इंसेक्ट और फ्लावर्स का। ठीक है। एनिमल्स वाला जूफिली बोलते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया भी था कि तुम्हारे कभी शर्ट या पैंट से या दुपट्टे से वो स्टिक हो गया, क्रोटोलेरिया वगैरह, है ना, वो स्टिक हो गया और तुम्हारे साथ ही जहाँ तुम जा रहे हो फिर वो पॉलिनेट हो गया अननोइंगली। मतलब हमें ये चीज़ पता भी नहीं होती कि हमारे थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा मैंने बर्ड्स का बताया था आपको, ऑर्निथोफिली। ये आपकी बुक में नहीं है बट मैंने ऐसी एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है। इसके बाद अब अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें क्या था मैम? हाँ, ऑर्निथोफिली में हमिंग बर्ड का एग्जाम्पल आ सकता है? हाँ बिल्कुल, आराम से। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और कोई डाउट? ये क्या था? इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि अपने खुद के स्पीशीज़ में जब इनका वेरिएशन कम हो जाएगा, जैसे कि आपने एनिमल्स का एग्जांपल दिया था कि उनका आईक्यू लेवल कम हो जाएगा आपकी जनरेशन। गुड। इनफर्टिलिटी हो जाती है जब कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। तो इट कैन लेड टू इनफर्टिलिटी एंड लैक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेरिएशन। एक टाइम के बाद क्या हुआ कि वेरिएशन आना बंद हो गया। वेरिएशन आना बंद हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी स्पीशीज इनफर्टिलिटी के बाद। ठीक है। इसीलिए जितने दूर का आपका, मतलब मैंने वो जैसे अपने उसमें बताया था ना आपको कि जब रिश्ता देखने जाते हैं तो दूर तक कोई मैच नहीं होना चाहिए। पुराने एंसेस्टर भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि मिले हुए, नहीं तो वो भाई बहन का रिश्ता बन जाता है। तो इसके पीछे साइंस है। ठीक है। तो कुंडली में भी जैसे गोत्र है वो सब सारी चीज़ें देखी जाती है। उसका रीज़न यही है, साइंस यही है कि कैरेक्टर्स में वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि मेंटली, फिजिकली, सोशली जो आईक्यू लेवल हो वो स्ट्रांग हो। ठीक है। वेरिएशन ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। ये साइंटिफिक। तो इनब्रीडिंग मैंने क्या बताया था कि एक ही टाइप की, जब जैसे एक ही फ्लावर के अंदर आपके पॉलिनेशन हो रहा है ना, सेल्फ पॉलिनेशन, तो डिप्रेशन मतलब उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई, स्ट्रेस हो गया। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या सोर्सेज थे आपके? प्रिवेंशन क्या था? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग मतलब इस तरह से उनको पॉलिनेट करवाया जाए कि वो उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेट ना हो। तो उसके लिए देखो नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरली में मैंने क्या बताया था कि ऐसा हो कि एंथर पहले बड़ा हो गया, है ना, और स्टिग्मा बड़ा ही नहीं हुआ। जब स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि पोलन ग्रेन कहीं और जाएगी। ठीक है। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि एंथर मैच्योर ना हुआ हो, स्टिग्मा पहले हो गया तो कहीं और से पोलन ग्रेन आएगा। ठीक है। फिर रिसेप्टिविटी, रिसीव ही ना करे वो, मतलब वहाँ साइड से पॉलिनेशन हो रहा है तो वो रिसीव ही ना करे, रिजेक्ट कर दें पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के थ्रू, है ना, तो रिजेक्शंस हो जाएं। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन ना हो उनका, मतलब जैसे कह सकते हो हाइट ऐसी हो या इस तरह का हो तो वो मूवमेंट जो है वो इक्वल नहीं होके वो फिर इधर उधर होगा, तो मतलब पोलन ग्रेन कहीं और ही जाएगी। ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, सेम फ्लावर में नहीं हो कि कोई और प्लांट है डिफरेंट प्लांट। ये तो नेचुरली हो सकता है। आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया था? इमास्कुलेशन, है ना, इमेस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग। अब इमेस्कुलेशन में क्या बताया था मैंने, किसका रिमूव करोगे आप लोग? एंथर को आप लोग नॉर्मल अच्छे से करना होता है, क्योंकि हम ये क्या गार्डन में जाएंगे फिर हम देखेंगे कि भाई कौन सा ऑटोगैमी है, तो हमें हल्के हाथों से एंथर को रिमूव करना है। ठीक है। क्योंकि उसमें वापस भी तो आना चाहिए ना, अभी तो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, विच इज़ नोन एज द इमेस्कुलेशन। बैगिंग आपके क्या था, मैंने बताया था कि ट्रांसपेरेंट, हम लोग मान लो तुम्हें मन नहीं है कि हमें नहीं हटाना एंथर, रिस्क हो सकता जो भी है, तो हमने क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन या ऐसे बैग टाइप ले लिया और उसको मतलब कवर कर दिया। ठीक है। स्टिग्मा को, फीमेल पार्ट को हमने कवर कर दिया, तो एंथर से पोलन ग्रेन तो रिलीज होगा लेकिन वो वहाँ नहीं जाके, क्योंकि वो तो कवर होगा, और एक टाइम के बाद फिर उसको हटा दिया जाता है
ताकि वो डैमेज ना हो, क्योंकि उसमें भी तो पॉलिनेशन तो होना ज़रूरी है उस प्लांट में, और फिर उसको रीबैक कर देते हैं। तो ये आपके 3 मेथड्स हैं। ये आपको बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टिफिशियल वाला भी आया था और नेचुरल वाला भी आया था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ये आपका बेसिक जो डीपेस्ट पार्ट था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एनी डाउट? इसके बाद आपका एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नारियल पानी मैंने बताया। इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स के 2 पार्ट्स होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो दोनों जो एम्ब्रियो हैं, दोनों मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एग्जाम्पल पता है? चावल, गेहूँ, मक्की, इसके बीज को तुम अलग नहीं कर सकते, है ना, इजीली अलग ही नहीं होंगे, इजीली क्या ऐसे भी अलग नहीं होंगे, है ना। तो ये होते हैं मोनोकॉट, एक ही कॉटिलेडन होता है। डाइकॉट हो गया आपके चना हो गया, राजमा हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गई, तो ये डाइकॉट। ठीक है, मैंने 11th में ऑलरेडी बताया था कि मोनोकॉट को तुम ऐसे कैसे पहचान सकते हो, बीज तो तुम्हें दिखाई दे नहीं रहा है। मोनोकॉट में पैरेलल विनेशन होती है। पैरेलल विनेशन याद है? मतलब वो बीच में से इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे केले के पत्ते वगैरह, घास देखिए ना, घास, हाँ, है ना, तो ये ऐसे जैसे आपका पत्ता है तो उसमें इस तरह से विनेशन है, तो ये आपकी पैरेलल विनेशन। तो ऐसे तुम पहचान सकते हो कि ये मोनोकॉट है। इसके अलावा इसमें जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट्स होती है। ठीक है, चावल गेहूँ का अगर कभी तुमने जड़ देखा है, पत्ते वगैरह देखे। वहीं अगर डाइकॉट की बात करें तो आपका नॉर्मल जो पत्ता रेटिकुलेट विनेशन होती है, नेटवर्क बना होता है पत्ते पे, और इसमें आपके जो रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम। टैप रूट मतलब पहले प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी रूट होगा, फिर टर्शियरी। ऐसे फाइब्रस में आपका सेम टाइप्स ऑफ रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे सारे ही मेन रूट्स होते हैं। समझ आ गया? मोनोकॉट, डाइकॉट 11th में था, मैंने रिपीट कर दिया ताकि तुम्हें याद रहे। इसके अलावा आपके फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। अब फ्रूट किससे डेवलप होता है? 10th में पढ़ के आए थे तुम? ओवरी से। वेरी गुड। फ्रूट जो बनता है वो किससे बनता है? ओवरी से बनता है। ठीक है, ये तो पता है ना, 10th में पढ़ा था। ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। 10th का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम भूल गए हो, पर कोई बात नहीं, होता है, मैं भी भूल जाती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इतने साल से पढ़ाएंगे तो याद तो हो ही जाएगा ना बेटा, तो डोंट हेजिटेट। ओवरी से फ्रूट बनता है ना, और ओव्यूल से सीड बनता है। अब जो ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी फ्रूट किसके साथ बन जाता था? ओवरी से तो बनेगा, साथ में आ जाता है थैलेमस। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे कि सेब, तुम्हारी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है ना, तो उसमें ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी आ गया फ्रूट बनाने में, उसने कंट्रीब्यूशन कर दिया। नीचे इसके पार्ट से मुझे पता चलता है। ठीक है, थैलेमस के बिल्कुल बेस जैसा दिखता है। एग्जैक्टली, ठीक है, गुड। तो दोनों से बनेगा ना तो वो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा, और सिर्फ ओवरी से बना है तब। देखो, इस तरह का फ्रूट नहीं होता तो हम सिर्फ फ्रूट ही कहते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्या होने लगा कि ओवरी के साथ थैलेमस भी कंट्रीब्यूशन करने लगा फ्रूट फॉर्मेशन में, तो हमने इसको फॉल्स फ्रूट कह दिया और इसको ट्रू फ्रूट कह दिया। नेक्स्ट है आपका एक पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनो का मीनिंग क्या बताया था मैंने? विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कार्पी का मतलब फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब कि ये एनिमल्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जब डेवलप हो जाता है ना तो उसको हम कहते हैं जेनेसिस। आगे देखो यहाँ पे फॉर्मेशन। पार्थेनो मतलब वही विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब फॉर्मेशन हो रहा है एनिमल का तो उसको हम बोलेंगे ये पार्थेनोजेनेसिस। तो ये आपके प्लांट में होता है, ये आपके एनिमल्स में होता है। हनी बी इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में तुम पढ़ोगे तो हनी बी का क्या होता है कि फादर नहीं होता, उस टाइम पढ़ोगे अभी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, है ना। तो हनी बी के अंदर ही पार्थेनोजेनेसिस होता है। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वाला भी ऑप्शन होता है उसमें, पर विदाउट फर्टिलाइजेशन दोनों हो सकता है। ठीक है, ये आपके बनाना आपको पता ही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड होता है आपका एपोमिक्सिस, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ तो फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है, एपोमिक्सिस में सीड की डेवलपमेंट हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
और उसमें पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक पार में बहुत सारे एम्ब्रियो। तो मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे एम्ब्रियो क्यों डेवलप किए जाते हैं, क्या फ़ायदा है उसका। एम्ब्रियो से आगे प्लांट, नया प्लांट बनेगा, फ्रूट फॉर्मेशन सब होगा ना, तो वो इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि एक बार तुम एक प्लांट उगाने में और एक साथ 10 फ्रूट्स उगा सके कई सारे। हाँ एग्जैक्टली, एक साथ बहुत सारे आप लोग फ्रूट मतलब प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी मतलब, हालांकि इस पर अभी रिसर्च चल रही है, तुम्हारी बुक में भी अभी गिवन है, हालांकि 10 साल से वही गिवन है, कुछ चेंज किया नहीं उन लोगों ने, आगे कुछ हुआ भी हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका एक दिया हुआ था सीड डॉर्मेंसी, एनी आइडिया ये क्या होता है? इसमें वो इनएक्टिव होता है, सो रहा होता है। वेरी गुड, इनएक्टिव हो जाता है सीड। डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुप्ता अवस्था, सोने की अवस्था, ठीक है। तो मतलब जो सोएगा वो तो जागेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा तो सोया नहीं रहेगा, है ना, डेथ तो हुई नहीं है। तो सीड डॉर्मेंसी आर्टिफिशियली भी किया जाता है, नेचुरली क्या होता है, मैंने क्या कहा था उस दिन, कल सुनाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब मान लो भाई तुमने 100 बीज डाले, 100 में से हुआ कि 10 तो आए नहीं, 20 नहीं आए, क्यों नहीं आए? उसमें से कुछ तो शायद सड़ गए, है ना, फाइट किया लेकिन वो डैमेज हो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो डॉर्मेंट हो गए, उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, सो गया। क्यों सो गया? उसको टेम्परेचर नहीं, हाँ फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिला, लाइट प्रॉपर नहीं मिला, तो वो सो गया कि ठीक है, जब मिल ही नहीं रहा है सो गया, इनएक्टिव हो गया। अब इनएक्टिव हो गया तो एनर्जी चाहिए नहीं ना, क्योंकि उसको सब मिल रही नहीं था, एनर्जी भी नहीं थी, तो वो आराम से सो गया। अब कभी ऐसा होगा कि कभी फेवरेबल कंडीशन उस तक पहुंचेगी तो वो वापस से क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, जर्मिनेट होकर फिर उससे नया पौधा आ जाएगा। तो ये आपका सीड डॉर्मेंसी इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटे छोटे पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, इनके डेफिनेशंस देख लेना, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। ओव्यूल का डायग्राम हो गया, पोलन ग्रेन वाला, टेपेटम, सब ये सब आपके बोर्ड में आए हुए हैं बहुत बार। बाकी बोर्ड में फिक्स नहीं होता है, प्रेडिक्टेबल पेपर नहीं आता है, तो प्लीज़ एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम सब कुछ पढ़िए, सब कुछ जरूरी है, ठीक है। एनी डाउट?